गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष में इतिहास विषय में गुप्तकालीन कला और साहित्य को प्रारंभ कर रहे हैं। अब गुप्तकालीन कला और साहित्य दो अलग अलग पार्ट में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मौर्यकालीन कला को पढ़ा था। मौर्यकालीन कला के बाद गुप्तकालीन कला, और गुप्तकालीन कला के साथ एक बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है और वो है गुप्तकालीन साहित्य का। तो जो गुप्तकालीन साहित्य है, उस गुप्त काल के दौरान कौन कौन से साहित्यों की रचना हुई और रचनाओं में भी वो थे क्या। जैसे नाटक थे, किसी की आत्मकथा थी, या फिर काव्य थे, महाकाव्य थे, या व्याकरणिक ग्रंथ थे, या फिर आयुर्वेद के ऊपर लिखे हुए कुछ ग्रंथ थे, या किसी विषय पर आधारित कोई ग्रंथ थे। तो उन सब का बारी बारी से अपन यहाँ एक बार विवरण पढ़ेंगे। यानी गुप्त काल के दौरान जिन जिन साहित्यकारों ने जो जो साहित्य लिखा, उन साहित्यों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन गुप्तकालीन साहित्य, उसके बाद पढ़ेंगे गुप्तकालीन कला। आज पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन साहित्य। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, निबंधात्मक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कला और साहित्य से। इसलिए साहित्य को अपन विश्लेषण करते हैं एक एक साहित्य का। कहते हैं गुप्त काल के दौरान सबसे ज्यादा साहित्यकार हुए, और उनमें इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए। कहते हैं कि इनमें एक था कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसका मतलब उसकी तुलना शेक्सपियर से की गई है। इसका मतलब उसने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो इतने, कहते हैं, महत्व वाले ग्रंथ है कि आज भी उन ग्रंथों की जो महत्ता है वो बरकरार है। कालिदास था, उस कालिदास ने अपनी जितनी रचनाएं की, उन रचनाओं को 3 भागों में बांटा था, नाटक, महाकाव्य और काव्य के रूप में। इसके अलावा गुप्त काल में अमर सिंह और चंद्रगोमिन 2 व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने व्याकरण पर आधारित ग्रंथ लिखे। जैसे विशाख दत्त ने ग्रंथ लिखा इस समय, तो कहते हैं विशाख दत्त का एक ग्रंथ है जो मुद्रा राक्षस था, वो मौर्य काल की जानकारी देता है। लेकिन दूसरा ग्रंथ जो मैं यहां बताऊंगा वो गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है, और उसमें उसने ग्रंथ लिखा था देवी चंद्र गुप्तम। इसके अलावा देखा जाए तो आर्यभट्ट, जिसने आर्यभट्टयम लिखा, ब्रह्म सिद्धांतिका, व्रत कथा मंजरी, किरातार्जुनियम, अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके अलग अलग लेखक थे, और उनमें क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनका सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण साहित्यकार था इस काल का, तो वो कालिदास था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी इतिहासकार था। दूसरा अगर देखा जाए तो वो उसके 9 रत्नों में से एक था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न बैठते थे, उन 9 रत्नों में एक था कालिदास। तो कालिदास के बारे में पहले डिटेल से पढ़ते हैं, यानी उनकी क्या क्या रचनाएं थी, और कालिदास के बाद एक एक करके हर इतिहासकार को या हर विद्वान को पढ़ेंगे जिन्होंने जो जो साहित्यकारों ने साहित्य लिखा है उनके बारे में उल्लेख करते हैं। सबसे पहले है कालिदास। इसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, कालिदास की जो रचनाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभ में है नाटक, इसके बाद महाकाव्य, और तीसरा भाग है काव्य के रूप में। ठीक है, अब जो कालिदास की रचनाएं हैं, इस काल में जो इन्होंने रचनाएं की, उन नाटकों में 3 नाटकें उनकी बड़ी प्रसिद्ध थी। और वो नाटक क्या थी? एक थी विक्रमो वर्ष्यम, सेकंड थी मालविकाग्निमित्र, और तीसरी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये 3 नाटक थे जो कालिदास द्वारा रचित थे, और ये इस काल में रचे गए जब गुप्त काल चल रहा था। तो कहते हैं गुप्त काल में एक विक्रमोर्वशीयम नाटक लिखा गया था। ये जो विक्रमोर्वशीयम है, पहले इसको समझते हैं, ये है क्या। कहते हैं कि इसमें पुरूरवा का एक राजा था,
क्योंकि उस समय राजकुमार, तो पुरूरवा का राजकुमार प्लस इसके साथ स्वर्गलोक की अप्सरा थी उर्वशी। इन उर्वशी और पुरूरवा का राजकुमार था, इनकी जो प्रेम है, उनके प्रेम के बारे में जो वर्णन किया गया है वो लिखा है पूरे नाटक विक्रमोर्वशीयम में। ठीक है। दूसरा था मालविकाग्निमित्रम। इसमें क्या था? मालव प्रदेश की राजकुमारी प्लस कहते हैं कि किसके बीच में लिखा हुआ था? मालव प्रदेश की राजकुमारी और एक शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र। किस वंश का था? शुंग वंश का शासक। ठीक है। अग्निमित्र और मालव प्रदेश की राजकुमारी के बीच में, यानी मालविका नाम था उसका, तो उसके दोनों के जो प्रेम कहानी थी, उस प्रेम पर लिखा गया ग्रंथ था, यानी जो नाटक लिखा कालिदास ने वो था मालविकाग्निमित्रम। तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। कहते हैं कि भरतजन का एक राजा था कुरु प्रदेश में, दुष्यंत, और शकुंतला, इन दोनों की जो प्रेम कहानी थी उस पर जो नाटक लिखा गया वो कहलाया अभिज्ञान शाकुंतलम। जो कहते हैं शकुंतला जो थी वो कण्व ऋषि के आश्रम में रहा करती थी, तो उस समय कण्व ऋषि था, उसके आश्रम में रहती थी और उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता, फिर उनका विरह भी होता है। तो कहते हैं इस सारी घटनाओं का उल्लेख किया गया, वो किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। यानी कि कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, तीनों नाटकों का उल्लेख है यहाँ। एक विक्रमोर्वशीयम, दूसरा पुरूरवा का राजकुमार प्लस विक्रमोर्वशीयम जो है उसमें पुरूरवा के राजकुमार और उर्वशी की प्रेम कहानी है। दूसरा मालविकाग्निमित्रम में मालव प्रदेश की राजकुमारी मालविका और शुंग वंश का एक शासक था अग्निमित्र, उन दोनों का डिटेल्स दिया हुआ है। और एक है अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी लिखी हुई है। तो इन तीनों पर उन्होंने नाटक लिखे। अब ये तो इनके बारे में डिटेल्स है कि किसमें क्या क्या है। दूसरी चीज, इनमें है क्या? सर्ग कहते हैं खंड को, यानी कितने खंडों में है? तो कहते हैं कि जो विक्रमोर्वशीयम है उसके 5 खंड है। कितने हैं? यानी ये टोटल 5 खंडों में विभाजित है। याद रखना, अगर मालविकाग्निमित्रम के बारे में आए तो ये भी 5 खंड है। कितने हैं? ठीक है। लेकिन जो तीसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी है, उसमें 7 खंड है। कितने हैं? आपको याद रखना है, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम दोनों में 5-5 खंड है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 खंड है। तो ये भी चीज थोड़ी याद रखनी है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन पढ़ते हैं महाकाव्य। देखो, जो महाकाव्य है वो कालिदास की 2 रचनाएं हैं। रघुवंश, जिसको रघुवंशम भी कहा जाता है, और दूसरा है कुमार संभव। अब देखिए, साधारण रूप में काव्य लिखे जाते हैं, लेकिन जब किसी महान व्यक्ति के बारे में लिखा जाए और उसको बहुत जबरदस्त प्रसिद्धि मिल जाए तो वो महाकाव्य कहलाता है। अब चूंकि अपने यहाँ पर साधारण मनुष्यों पे लिखे तो वो काव्य ही कहलाएंगे, लेकिन कालिदास ने ये जो रचनाएं की है, ये रचनाएं कि नहीं भगवान को समर्पित की, और क्योंकि भगवान अपने लिए महान होते हैं तो कहते हैं जो भगवान को समर्पित थी, इसलिए ये क्या कहलाए? महाकाव्य। क्या कहलाए? और जो साधारण प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होगा वो कहलाएगा काव्य। तो यहाँ इस हिसाब से समझना कि महाकाव्य में कौन कौन है। तो पहला तो है रघुवंश। कहते हैं इसमें रघु जो सूर्यवंशी शासक थे, यानी कि अयोध्या के जो नरेश थे, रघु, दिलीप, दशरथ, राम, इनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो आया है रघुवंश में। यानी रघुकुल रीत सदा चली आई, वो का वही है ये। यानी रघु है वो भगवान जिसमें राम का उल्लेख है, उसका मतलब ये हो गया महाकाव्य। तो कहते हैं रघुवंश में किसका है? रघुकुल का वर्णन है। किसका है? जिसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, इनका वर्णन किया गया है, तो वो है रघुवंश।
दूसरा है कुमार संभव। कहते हैं कुमार संभव जो है ये भगवान शिव के एक पुत्र थे कार्तिकेय। उस कार्तिकेय पर आधारित है। इसका मतलब एक चीज तय हुई कि दोनों में ही भगवान को समर्पित किया गया है, इसीलिए ये काव्य महाकाव्य। आपको याद रखने के लिए याद रखना कि जो भगवान के नाम पे है तो अपन उनको क्या माने, महाकाव्य। तो जब भी नाटक में आए तो तीन चीज अपन ने पढ़ी है, काव्य और महाकाव्य में कोई अंतर पूछे याद रखने के लिए तो आप ये समझ जाओ जो भगवान को समर्पित वो सब महाकाव्य। अब इनमें है क्या, कहते हैं कि जो रघुवंश है, क्योंकि रघुवंश बड़ा है भाई, राम को अपन ने ज्यादा महत्व दिया, कार्तिकेय को कम दिया थोड़ा, तो कहते हैं राम बड़े थे तो उनने उसमें आपको लिखना है 19 सर्ग है, कितने हैं, जबकि कुमार संभव में 2 कम है, 17 सर्ग है, कितने हैं आपको याद रखना है। ये 19 सर्ग 19 खंडों में विभाजित है, जबकि ये 17 सर्गों में विभाजित है। तो महाकाव्य कौन कौन से कालिदास के, रघुवंश और कुमार संभव। 19 सर्ग रघुवंश में है जबकि 17 सर्ग कुमार संभव में है। ये कार्तिकेय को समर्पित है जबकि ये रघुकुल को समर्पित है। क्लियर। अब पढ़ते हैं काव्य। काव्य में क्या था कि 2 काव्य बड़े फेमस हैं, ऋतुसंहार और दूसरा मेघदूत। ऋतुएं 6 होती है, कितनी होती है, तो 6 ऋतुओं का जो वर्णन हुआ है वो हुआ है ऋतुसंहार में। 6 ऋतुओं का कितनी, इसलिए कहते हैं कि इसके भाग भी 6 हैं। ये 6 खंडों में है, कितने खंडों में, 6 खंडों में। यानी ऋतुसंहार कितने खंडों में विभाजित है, 6 खंडों में। दूसरा काव्य साधारण है, ये प्राकृतिक घटनाओं पर लिखित है, इसलिए इनको काव्य कहा गया। 6 भागों में है, 6 ऋतुओं के आधार पे। मेघदूत जो है वो 2 भागों में विभाजित है, एक पूर्व मेघदूत और एक उत्तर मेघदूत। तो कहते हैं इसी वजह से मेघदूत के कितने खंड हुए, 2 भागों में। तो जब मेघदूत के खंड पूछे मेघदूत कितने खंडों में विभाजित है, तो इसके महत्वपूर्ण रूप से 2 खंड है जबकि इसके 6 खंड है। अब मेघदूत में क्या है, कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति होता है जो अपने प्रेमिका से बिछड़ जाता है, हिमालय में वहां चला जाता है, फिर वहां से अपने प्रेमिका को संदेश भेजे। तो कहते हैं जो बादल होते हैं उन बादलों को अपना मैसेंजर बनाता है, दूत बनाता है, उनके माध्यम से अपनी कल्पना कर रहा है, कोई संदेश भेज रहा है, और चूंकि बादलों के साथ भेजा है इसलिए मेघ को कहते हैं बादल, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा मेघदूत, यानी कि क्लाउड्स को मैसेंजर बना दिया उसने यहाँ। तो मेघदूत ये कालिदास की बड़ी फेमस महाकाव्य काव्य है। तो अपन ने कालिदास को 3 भागों में पढ़ा, कालिदास की जो रचना है उनको 3 भागों में पढ़ा, नाटक के रूप में, महाकाव्य के रूप में और काव्य के रूप में। इसके अलावा भी कहते हैं गुप्त काल में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, तो उन साहित्यकारों की जो किताबें हैं उनका यहाँ डिटेल से वर्णन कर रहे हैं। एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब गुप्तकालीन जो व्याकरण थे उन पे पढ़ते हैं कि व्याकरण ग्रंथ कौन कौन से थे। व्याकरण में क्या था उस समय के, व्याकरण को वैसे कोश कहा जाता है, खजाना, डिक्शनरी। तो कहते हैं व्याकरण पर आधारित 2 ग्रंथ बड़े फेमस हुए। उनमें से भी एक साहित्यकार वो है जिसने व्याकरण लिखा, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में वो भी एक था। कहते हैं एक अमर सिंह हुआ जिसने अपने ग्रंथ की रचना की, अमरकोश। अमर सिंह से अमरकोश याद रह जाएगा। दूसरा एक हुआ चंद्रगोमिन, ये बौद्ध संत था, याद रखना, बौद्ध भिक्षु होते हैं वो, चंद्रगोमिन था। उस चंद्रगोमिन ने उस काल में लिखा चंद्र व्याकरण। क्या लिखा, यानी कि गुप्त काल में 2 व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है, एक अमर सिंह का अमरकोश और दूसरा चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण। ये पूरे के पूरे व्याकरण के ऊपर आधारित ग्रंथ है। तो ये 2 व्याकरण वाली चीज हो गई। इसके अलावा इस समय के विज्ञान के क्षेत्र में जो चीज हुई उसमें एक फेमस था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था ये ज्योतिष और
दूसरा ज्योतिषविद था और एक गणितज्ञ था। सबसे पहले इसी ने ये सिद्ध करके दिखाया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। तो ये किसने सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने। ये भी किसकी देन है? गुप्त काल की। यानी गुप्त काल में ये इतना बड़ा विद्वान हुआ था। इसने अपना एक ग्रंथ लिखा है, यानी इसने भी साहित्य की रचना की है, और इसका ग्रंथ तो एकदम इजी, आर्यभट्ट के नाम से ही है, आर्यभट्टियम। क्या नाम है? ठीक है, इसका जो ग्रंथ है वो है आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट व्याकरण पर आधारित हुए। इसके अलावा एक हुआ है सैमेंद्र, जिसने एक ग्रंथ लिखा वृहत कथा मंजरी, यानी बहुत बड़ी कथा लिखी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वृहत कथा मंजरी। तो ये सैमेंद्र द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा इस कालखंड में कौन कौन से कहते हैं कि साहित्यकार हुए, तो उनको एक बार देख लेते हैं अपन डिटेल से। एक हुआ बारहवीं, शूद्रक, विशाखदत्त, इसके अलावा कामांतक। पहले इन चार का उल्लेख पढ़ते हैं। देखो, बारहवीं ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था किरातार्जुनीयम। क्या नाम था? अर्जुन पर आधारित था। कौन सा ग्रंथ है? किरातार्जुनीयम। अब ये ग्रंथ पढ़ने में जाए तो बड़ा मुश्किल है, शब्द बड़ा भारी है, इसलिए कहते हैं कि जब इतना बड़ा भारी, इनमें जितने भी ग्रंथ है उनमें ये सबसे हार्ड शब्द लग रहा है, तो कहते हैं भारी शब्द आता है तो आप याद रख लेना किरातार्जुनीयम का लेखक कौन है? भारी से बारहवीं याद रख लो। यानी बारहवीं ने एक ग्रंथ लिखा था किरातार्जुनीयम। इसके अलावा शूद्रक ने एक ग्रंथ लिखा था मर्च्छकटिकम, यानी शूद्रक की क्या साहित्य में देन है? मर्च्छकटिकम। विशाखदत्त ने कहते हैं लिखा तो मुद्रा राक्षस भी था, लेकिन मुद्रा राक्षस में मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन साहित्य, यानी गुप्त काल के बारे में। तो कहते हैं यहाँ इसने क्या लिखा? तो इसने एक लिखा था ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम। कौन सा ग्रंथ? देवी चंद्रगुप्तम। और एक कामांतक हुआ, उसने एक ग्रंथ लिखा नीतिसार, यानी नीति के नियम होते हैं, उन नियमों का पूरा उल्लेख किया, वो कामांतक ने किया था। किसमें किया है? नीतिसार में। इसके अलावा कहते हैं जो ये देवी चंद्रगुप्तम है, ये किसके ऊपर आधारित है? तो कहते हैं, आपने भी पहले पढ़ा होगा कहीं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों के बीच में कहते हैं एक अयोग्य उत्तराधिकारी हुआ था, और उस उत्तराधिकारी का नाम था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। इसकी पत्नी थी जिनका नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ठीक है। अब क्या हुआ इस दौरान? कहते हैं कि रामगुप्त पर शकों ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया? शकों ने। और जब शकों ने आक्रमण किया तो कहते हैं शक पराजित कर देते हैं रामगुप्त को, और रामगुप्त को गिरफ्तार कर लेते हैं, और बदले में कहते हैं कि तुम्हें तभी छोड़ा जाएगा जब तू अपनी पत्नी हमें सौंपेगा। यानी शकों की डिमांड थी किसको प्राप्त करना? ध्रुव देवी को। तो कहते हैं रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को तैयार कर लेता है कि वो उन शकों के शिविर में चली जाए। लेकिन कहते हैं रामगुप्त का एक भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसको ये बात पसंद नहीं आई, तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोचा कि भाई अपनी पत्नी को कैसे दूसरों के शिविर में भेज सकता है कोई आदमी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपनी व्यूह रचना बनाता है, और इस व्यूह रचना में वो शकों को पराजित कर लेता है और इस ध्रुव देवी को बचा लेता है। बाद में कहते हैं रामगुप्त की हत्या करवा दी जाती है, लेकिन जब रामगुप्त की हत्या हो जाती है तो बाद में यही ध्रुव देवी है, ये कहते हैं कि वरण कर लेती है चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी ये चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लेती है। और इसका कारण था, कहते हैं कि उसने मेरे सम्मान को बचाए रखा, और कहते हैं कि जो दूसरों को
यानी शत्रुओं के पास मुझे जाने से किसी ने बचाया, तो वो बचाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसलिए ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह कर लेते हैं, और इन्हीं पर, इन ध्रुव देवी से देवी शब्द लिया है और चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त, और इनके ऊपर जो ग्रंथ लिखा वो लिखा गया देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें किसकी कहानी है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का वर्णन किया गया है, जो विशाख दत्त द्वारा रचित है। तो ये कुछ अलग ग्रंथ है। इनके अलावा ये ग्रंथ, एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, फिर इनके बाद जो अगले साहित्य हैं उनको पढ़ते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि यहां हुआ एक दंडी। दंडी ने एक ग्रंथ लिखा था दश कुमार सरित। यानी दंडी की क्या रचना है? दश कुमार सरित। द से द याद रह जाएगा। इसके अलावा इस समय का एक और बड़ा विद्वान था ब्रह्मगुप्त। इसने जो अपना ग्रंथ लिखा उसका नाम था, इसके साहित्य की रचना किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्म सिद्धांतिका। किस नाम से? ब्रह्म सिद्धांतिका। ब्रह्म स्फुट जो सिद्धांत दिया था वो भी ब्रह्मगुप्त ने दिया था। इसके अलावा वराहमिहिर आएगा। वराहमिहिर ने क्या लिखा है? ये भी आर्यभट्ट की तरह बहुत बड़ा विद्वान है। तो वराहमिहिर, इसने एक ग्रंथ लिखा पंच सिद्धांतिका। कौन सा? पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा इसने एक लघु जातक भी लिखा है। यानी कि जो वराहमिहिर है ये भी उस समय का उत्कृष्ट साहित्यकार था। इसने भी पंच सिद्धांतिका और लघु जातक ग्रंथ लिखे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांतिका लिखा, दंडी ने दश कुमार सरित लिखा। इसके अलावा इस समय कहते हैं कि एक वत्स भट्टी हुआ था, उस वत्स भट्टी ने भी एक ग्रंथ लिखा है। और जो वत्स भट्टी का ग्रंथ है वो है रावण वध। कौन सा ग्रंथ है? रावण वध। इस प्रकार मैंने आपको बहुत सारे जो प्रमुख थे उन प्रमुख साहित्यकारों की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनका उल्लेख करवाया। और ये सब साहित्यिक रचनाएं उस कालखंड की है जिस समय गुप्त काल था। तो यानी गुप्त काल के दौरान जिन साहित्यों की रचना हुई उनका हमने एक एक करके डिटेल से यहाँ पढ़ा है। कल अपन नए टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे गुप्तकालीन कला। धन्यवाद।